हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। हालांकि ये आपके पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 2 है, बट आपके सिलेबस में दोस्तों चैप्टर 1 जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर वो नहीं आ रहा है। दो ध्रुवीयता का अंत से हमारे चैप्टर की शुरुआत हो रही है, तो इसलिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपका पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, और ये इस पार्ट का पार्ट 1 है। हम इस पार्ट को 3 से 4 पार्ट में कवर करेंगे ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और हमें समझाने में भी। और तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन की, इसका विघटन कैसे हुआ। दूसरा है एक ध्रुव विश्व, तो एक ध्रुव विश्व क्या है। मध्य एशियाई संकट, अफगानिस्तान, खाड़ी युद्ध। अगला है लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिकरण, CIS और 21वीं सदी यानी अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग। तो ये कंप्लीट टॉपिक है जिन्हें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले वो है सोवियत संघ का विघटन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम से ही इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर है दोस्तों जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता होती क्या है दोस्तों, जब दुनिया दो गुटों में बटी हो। ठीक है, मान लेते हमारी ये दुनिया है, तो इस दुनिया को अगर दो गुटों में बांटें और दुनिया में दो गुट हों जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हों और इन्हीं दो गुटों के आधार पूरी दुनिया का निर्धारण होता हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम दो ध्रुवीयता के नाम से जानते हैं। बट इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो दो ध्रुवीयता थी वो से उसका अंत कैसे हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दो ध्रुवीयता में दो ध्रुव कौन कौन से थे। एक तरफ था USA और दूसरी तरफ था USSR। ठीक है, USSR यानी U फॉर यूनियन, S फॉर सोवियत, ठीक है, S फॉर सोशलिस्ट, R फॉर रिपब्लिक। ठीक है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये एक तरफ दोस्तों अमेरिका क्या था, पूंजीवादी। ठीक है, अमेरिका पूंजीवादी खेमा था और USSR जो था वो साम्यवादी खेमा था। और इन्हीं दोनों देशों के बीच जो है दुनिया दो भागों में बटी हुई थी और इसमें से जो है USSR जो है समाप्त हो जाता है, उसी को हम कहते हैं दो ध्रुवीयता का अंत। तो चलिए जान लेते हैं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 1961 में बनी बर्लिन की दीवार जो 150 किलोमीटर लंबी थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। इसको 9 नवंबर 1989 को जनता द्वारा तोड़ दिया गया। ठीक है, तो बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी, तो बर्लिन की दीवार प्रतीक थी किसकी, बर्लिन की दीवार प्रतीक थी दोस्तों साम्यवादी दुनिया का और पूंजीवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक थी। साम्यवादी कौन, USSR यानी सोवियत संघ, पूंजीवादी कौन, अमेरिका यानी USA। ठीक है, ये दुनिया इन्हीं दोनों के बीच विभाजित थी। ठीक है, लगभग 28 वर्षों तक ये दीवार कौन सी खड़ी रही और इस दीवार को 9 नवंबर 1989 में आम जनता द्वारा गिरा दिया गया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो वो सोवियत संघ जिसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी थी, उसका अंत कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में ही जानेंगे दोस्तों। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। ठीक है, तो अब इस विघटन के पीछे क्या क्या कारण हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सोवियत प्रणाली का, इस सोवियत संघ का, सोवियत व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ। तो सोवियत व्यवस्था के जन्म की बात करें तो रूस में 1917 में समाजवादी क्रांति और समाजवादी सोवियत गणराज्य का उदय होता है। ठीक है, तो समाजवादी सोवियत गणराज्य का उदय कब होता है, तो 1917 में रूसी क्रांति के बाद जो है समाजवादी सोवियत व्यवस्था का जन्म होता है। अब ये सोवियत प्रणाली क्या थी दोस्तों, अगर हम सोवियत प्रणाली की बात करें तो सोवियत जो प्रणाली थी वो किसके अंतर्गत थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत थी। किसके अंतर्गत थी, कम्युनिस्ट पार्टी। जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो सोवियत प्रणाली है वो किसके अंतर्गत थी, तो अंतर्गत थी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत है उसका। और कम्युनिस्ट पार्टी क्या था, उसका केंद्र बिंदु था दोस्तों। ठीक है, और इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल
या विपक्ष का उसमें कोई स्थान नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पर भारत में अगर हम बात करें तो कई प्रकार के राजनीतिक दल हैं, विपक्ष हैं, लेकिन सोवियत शासन व्यवस्था में ऐसा कोई भी दल विपक्ष में नहीं था। केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही सत्ता में थी, वही सत्ता के केंद्र बिंदु थी। यानी नियमों का निर्माण करना, लागू करना, दंड प्रदान करना, नौकरशाही से लेकर, ठीक है, प्रशासनिक कार्यों तक सब कुछ जो है सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी ही देखा करती थी, ठीक है। और तो और ये क्या थी, ये समाजवाद के आदर्श व समतामूलक समाज की आवश्यकता से प्रेरित थी। समाजवाद के आदर्श मतलब इसमें सभी को समानता के आधार पर निर्धारित किया गया था। समतामूलक समाज, किसी के साथ किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, ठीक है। इसके साथ साथ केंद्रीकृत योजना राज्य के नियंत्रण पर आधारित थी और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली कहलाई। तो कई बार क्वेश्चन पूछाता है कि सोवियत प्रणाली क्या है, तो साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सोवियत प्रणाली कहते हैं। उसके बाद संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण था, वह स्वामित्व किसका था, कम्युनिस्ट पार्टी का था। इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से योजनाबद्ध थी। साम्यवादी दल एकमात्र दल था जिसमें लगभग 70 वर्षों तक शासन किया और पूर्वी यूरोप के देशों पर भी इसका प्रभाव रहा, जिसे दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता था। अगर बात करें तो जो अर्थव्यवस्था, जैसे हमने कहा ना कि इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी। विकास के लिए जो था वो केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण किया गया और उनको लागू किया गया। अमेरिका को छोड़कर यह व्यवस्था शेष विश्व की तुलना में काफ़ी अधिक विकसित मानी जाती थी। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, इतनी विकसित थी, जनता इससे काफ़ी संतुष्ट थी। फिर ऐसा कौन सी घटना घटी कि इसका विघटन हो गया, तो उसी हम दोषों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं सोवियत प्रणाली की कमजोरी के दोष क्या थे। सबसे पहले दोष था कि शासन में नौकरशाही का नियंत्रण था, ठीक है। जो सोवियत प्रणाली का शासन था उस पर पूरी तरह से किसका नियंत्रण था, नौकरशाही का नियंत्रण था। इनके पास जो है पूरी तरह से उत्तरदायित्व का अभाव था, यानी कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है जनता के प्रति। कोई भी काम करे, कोई भी कानून बनाए, जनता को उस कानून के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती थी और ना ही ये जवाबदेह होते थे। चाहे कानून अच्छा हो चाहे ख़राब हो, जनता इनसे जवाब मांगती रह जाती थी, जनता को जवाब नहीं देते थे। तो इनमें एक बहुत बड़ा दोष था। रूस का हर क्षेत्र में प्रभुत्व था, क्योंकि जो सोवियत संघ था दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों में बटा हुआ था और 15 गणराज्यों से मिलकर जो राष्ट्र बना था उसे हम कहते थे USSR। और इस USSR में बाकी 14 गणराज्य छोड़ दिए जाए तो जो 15वां गणराज्य रूस, उसका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था। हालांकि कायदे से ही होना चाहिए था कि जो 15 गणराज्य सभी को समान अधिकार दिए जाए, सभी को समान प्रभुत्व दिया जाए, ठीक है, जिससे में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। जैसे घर के अंदर हम रहते हैं तो माता पिता अपने सभी बच्चों के समान प्यार करते हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जो इसके साथ भेदभाव किया जाता है वो क्या, या जिसको ज़्यादा माना जाता है और जिसको कम माना जाता है, जिसको कम माना जाता है तो उसके अंदर आंदोलन की भावना पैदा हो जाती है। तो यही हुआ, रूस का हर क्षेत्र में प्रभुत्व था और इस प्रभुत्व की वजह से बाकी जो गणराज्य जो हैं उनके मन ही मन में ये भावना जो है पल रही थी कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा था। इसी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा कारण था सोवियत के विघटन का। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि अन्य गणराज्यों द्वारा स्वयं को उपेक्षित व दमित महसूस करना। तो रूस को जब हर क्षेत्र में अच्छा माना जा रहा था, उसके बाद बाकी राज्यों को इतना ज़्यादा जो है तरजीह नहीं दी जा रही थी, उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था, उनको हर बात में शामिल नहीं किया जा रहा था। तो इसलिए वो अपने आप को उपेक्षित व दमित महसूस कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी थी किसकी, सोवियत प्रणाली की। क्लियर। अब हम बात करते हैं सोवियत प्रणाली विशेषताओं की। तो सोवियत प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, वो थी सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवादी के आदर्शों से प्रेरित थी। तो जैसे पूंजीवादी व्यवस्था से प्रेरित कौन सा था, वो था USA, जबकि ये सोवियत प्रणाली थी वो पूंजीवादी व्यवस्था क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। और समाजवादी जो है उनके विचार थे, उनकी व्यवस्था से, उनके आदर्शों का वो व्यवहार करती थी, वो उनसे प्रेरित थी, उन्हीं के आधार पर अपने शासन का निर्माण किया जा रहा था। दूसरा है कि सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था मतलब होता है कि हर काम को नियोजन तरीके से किया जाना, ठीक है। जैसे भारत भी एक नियोजित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। हमारे यहाँ पर कोई भी काम किया जाता है तो उसको पूरा सोच समझ कर निर्धारित करके उस काम को अंजाम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बिना किसी सिर पैर के कोई काम कर दिया जाए, उसका नतीजा कुछ भी हो, ऐसा नहीं। तो ठीक ऐसी सोवियत प्रणाली भी थी, वो हर काम को सही प्रकार से किया, नियोजित तरीके से किया करती थी, संसाधनों का समान बंटवारा किया करती थी, है ना।
इसके बाद इसकी विशेषता क्या थी, इसमें पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। कम्युनिस्ट पार्टी का इकलौता दबदबा, यानी उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती थी, कोई दूसरी पार्टी विपक्ष में नहीं थी। अकेली ही पार्टी थी, अकेले ही चुनाव लड़ती थी, अकेली शासन करती थी, अकेले नियमों का निर्माण करती थी। उसके रोकने के लिए उसके विपक्ष में कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। ठीक है, वहाँ के नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं, यानी जीने की जो न्यूनतम सुविधा होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो सारी सुविधाएं ये सोवियत प्रणाली जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्हें प्रदान कर, जिससे नागरिक भी खुश थे। ठीक है, पूरे सोवियत समय बेरोजगारी बिल्कुल ना के बराबर थी, हर नागरिकों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। ठीक है, जन कल्याणकारी कार्यों को भी अच्छी तरह से लागू किया जा रहा था। उन्नत संचार प्रणाली थी, उनके पास काफ़ी उन्नत संचार प्रणाली थी। ठीक है, मिल्कियत का जो प्रमुख रूप था वो राज्य का इस पर स्वामित्व होता था। ठीक है, उत्पादन के साधनों पर भी राज्य का नियंत्रण था, यानी जब उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो तो क्या होता है, जो राज्य द्वारा जो है संसाधनों का समान रूप से क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। यानी इस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं था, राज्य के अंतर्गत ही सभी संसाधन आते थे और राज्य द्वारा सभी संसाधनों का जो है नियंत्रण उस पर होता था और वही राज्य द्वारा ही सभी संसाधनों को लोगों को बांटा जाता था। ठीक है, अब बात कर लेते थे कि भाई इतनी अच्छी विशेषता थी तो वो क्या कारण थे जिसकी वजह से इसका विघटन हो जाता है। तो सबसे पहला कारण था कि नागरिकों को की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। सोवियत प्रणाली जो है धीरे धीरे दोस्तों जो है ना, जो कल्याणकारी कार्य वो नागरिकों के लिए करती थी, अब वो कल्याणकारी कार्य करना बंद कर दिया, क्योंकि अब उससे जो सोवियत संघ था उसने अमेरिका को टक्कर देने के लिए, ठीक है, अपने तमाम प्रकार के संसाधनों को, अपने तमाम प्रकार के जो उसके पास पैसे थे उससे युद्ध में, हथियारों खरीदने में लगा दिया, जबकि नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को बिल्कुल अब ध्यान देना बंद कर दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी कमी क्या थी कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा दिन प्रतिदिन जो है कसता चला जा रहा था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था, कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से सत्ता पर हावी थी, उसको ना तो कोई हटा सकता था ना ही बाहर कर सकता। ठीक है, इसी प्रकार से संसाधनों का अधिकतम उपयोग अब क्या परमाणु हथियारों पर प्रयोग, यानी जितने भी उनके पास संसाधन थे उसका उपयोग अब जनता के भलाई के कामों के लिए नहीं, जनता के जन कल्याणकारी कामों के लिए नहीं, बल्कि हथियारों को बनाने के लिए किया जाने लगा, परमाणु हथियारों को बनाने के लिए किया जाने लगा, क्योंकि उसका एकमात्र मकसद था कि पूंजीवादी व्यवस्था को रोकना, अमेरिका को रोकना। ठीक है, यही इसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना, तो अमेरिकी देशों से लगातार वो पीछे रहने लगे। ठीक है, इससे भी एक बहुत बड़ा विघटन कारण रहा। रूस की प्रमुखता, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि रूस की जो प्रमुखता थी, इससे बाकी देश काफ़ी नाराज़ थे। उनका कहना था कि भाई रूस को हर काम में आगे किया जाता है जबकि हमें रूस से पीछे रहा किया जाता है, तो इससे भी बहुत बड़ा विघटन कारण रहा ये। अगला रहा कि गोर्बाचोव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना। मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा जो है 2 प्रकार के सुधार किए गए थे, एक था दोस्तों पेरेस्ट्रोइका और दूसरा ग्लानास्त। तो ग्लानास्त और पेरेस्ट्रोइका के जो सुधार थे, हालांकि मिखाइल गोर्बाचोव ने इसी सुधार के लिए लागू किया गया था, परंतु सुधार के बदले इसका विघटन हो जाता है, उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। अगला है सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना। नेक्स्ट है पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह ना होना। जो सोवियत पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो पूरी तरह से जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, हर काम जो अपने हिसाब से करती थी, जनता के प्रति उसका कोई जवाबदेह नहीं, कोई उत्तरदायित्व नहीं था। राष्ट्रवादियों और संप्रभुता की इच्छा को उभार देते रहे। जो सोवियत गणराज्य उनके अंदर राष्ट्रवादी और संप्रभुता की इच्छा को उभार होने लगा। उनका कहता है कि भाई अब हम भी अपना अलग राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है, हम अपना अलग शासन करेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो कोई काम नहीं किया जा रहा है और ना ही हमसे किसी काम करने के लिए पूछा जा रहा है। तो इससे इनके अंदर धीरे धीरे क्या हो गया, राष्ट्रवादी भावना का उभार होने लगा। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था सोवियत संघ के विघटन का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब अगला हम बात कर लेते हैं मिखाइल गोर्बाचोव के सुधार क्या थे। तो 1980 के दशक में जो है ना, मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा 2 सुधार किए गए। एक था पेरेस्ट्रोइका, जिसका अर्थ होता है पुनर्रचना, दूसरा है ग्लासनोस्ट, जिसका अर्थ होता है खुलापन। तो इन्हीं दोनों के जो सुधार की नीतियां थी, मिखाइल गोर्बाचोव की दोनों नीतियां, वो पूरी तरह से असफल हो जाती हैं। और इसकी असफलता का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि जो सोवियत संघ के अन्य गणराज्य थे वो इस नीति से पूरी तरह से खुश नहीं थे। ठीक है, इसीलिए जो विकास के लिए जो नीतियाँ बनाई गई थी वो विनाश का कारण बन जाती हैं। इसके बाद 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो इस तरह से सोवियत संघ पूरी तरह से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
ठीक है। अब सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या रहे? सोवियत संघ के विघटन के जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है वो होता है शीत युद्ध की समाप्ति। वह युद्ध जो 1945 से लेकर 1991 तक रहा, अब पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब दुनिया दो ध्रुवीयता को भी समाप्त हो गई। अब अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना हो गई। अब यानी पूरी विश्व में अब अमेरिका की तूती बोलने लगी। हथियारों की होड़ भी अब समाप्त हो गई। जो हथियारों की होड़ शीत युद्ध से शुरू हुई थी वह पूरी तरह से क्या हो गई? समाप्त हो गई। सोवियत खेमे का अंत हो गया, यानी दो ध्रुवीयता पूरी तरह से समाप्त हो गई। यूएसएसआर का अंत हो गया, उसका विघटन हो गया और 15 नए देशों का उदय हुआ। ठीक है। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। चूँकि रूस यूएसएसआर में सबसे बड़ा गणराज्य था, तो वह अब क्या बन गया? वह सोवियत संघ का जो है उत्तराधिकारी बना। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध में कई परिवर्तन आए और पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का उदय होता है। तो ये पूरी तरीके से हमारा जो पार्ट 1 है वो आज हमने क्लियर कर लिया है। सोवियत संघ के विघटन के कारण सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, ठीक है, वो सारी चीज़ हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर ली है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लेते हैं। धन्यवाद।